हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा में जाए तो यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 3 नामक टॉपिक से प्रैक्टिस सेट सीरीज का वीडियो है, जिसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के 1935 तक के अधिनियम तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन समस्त प्रश्नों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह संकलन आपको अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, कैबिनेट मिशन योजना या बेवेल योजना? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे ब्रिटेन के भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर तैयार किया था और ये उन्हीं की सिफारिश पर अधिनियम आया था। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, अथवा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किस एक्ट के द्वारा बनाई गई? ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना सबसे पहले जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी और इस अधिनियम के तहत फ्रेंड्स केंद्रीय विधानमंडल यानी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसको 2 सदनों में बांटा गया। एक को कहा गया विधानसभा और दूसरे को कहा गया राज्य परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में। विधानसभा जो है वो केंद्रीय विधानमंडल का निम्न सदन था और राज्य परिषद जो है वो केंद्रीय विधानमंडल का उच्च सदन था। और यहीं से फ्रेंड्स भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका प्रणाली की शुरुआत होती है। तो प्रश्न वही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 1919 की भारत सरकार अधिनियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें पहले सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम राज्य परिषद था। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 और राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 थी। दोनों सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष था। दोनों की शक्तियां लगभग समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष था। फ्रेंड्स, 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संबंध में ये सी वाला ही कथन गलत है। इसको छोड़ करके जो तीनों ए, बी और डी दिए गए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। इस अधिनियम के द्वारा फ्रेंड्स केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसमें से पहले सदन का नाम विधानसभा और दूसरे सदन का नाम राज्य परिषद रखा गया। सही है, अभी ऊपर आपको बताया गया। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 और राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, ये भी सही है फ्रेंड्स। कि जो केंद्र में विधानसभा थी यानी विधानमंडल का जो निम्न सदन था उसकी सदस्य संख्या 145 थी और राज्य परिषद की सदस्य संख्या जो है 60 थी और दोनों की शक्तियां लगभग समान थी, लेकिन बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। ये विधानसभा को विशेष अधिकार मिला हुआ था जो कि राज्य परिषद को नहीं मिला हुआ था। तो 3 के तीनों सही हैं। गलत क्या है? सी वाला गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ लिखा है कि दोनों सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष है, यह सही नहीं है।
विधानसभा का कार्यकाल जो है 3 वर्ष था, जबकि राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। और यहाँ लिखा है दोनों सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसलिए यही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा या 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन की स्थापना जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले यह किया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांट दिया गया। समस्त विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में सबसे पहले बांट दिया गया। इसके बाद जो प्रांतीय विषय थे उनको फिर से आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांट दिया गया। यानी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को कहा गया आरक्षित विषय और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर जितने भी विषय रखे गए थे, जैसे इसके अंतर्गत कानून था, व्यवस्था था, न्याय था, राजस्व था, तो इन आरक्षित विषयों में जितने विषय थे उस पर कानून बनाने और शासन करने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को था। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जितने विषय थे, जैसे कृषि था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, इस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय मंत्रियों को था। यानी गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर के इस विषय पर कानून बनाते थे। तो एक तरह से देखिए प्रांतों में 2 लोगों का नियंत्रण था। एक गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से शासन करता था और दूसरा जो है गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों के माध्यम से शासन करता था। तो यानी कि आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल और उसके परिषद के शासन करते थे, वो कानून बनाते थे, और जबकि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल भारत मंत्रियों के साथ मिलकर के कानून बनाता था। और शासन के इसी विभाजन के कारण फ्रेंड्स इस व्यवस्था को द्वैत शासन नाम दिया गया। द्वैत शासन का मतलब 2 लोगों का शासन, 2 अलग अलग लोगों का शासन। 2 अलग अलग कौन लोग थे? एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी और दूसरा भारत मंत्री थे। भारत मंत्रियों को हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था और गवर्नर जनरल उसकी परिषद को जो है वो आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। तो इस तरह से 2 लोगों का शासन प्रांतों में स्थापित किया गया। इसी को कहा गया द्वैत शासन। इसी को कहा गया उत्तरदायी शासन, क्योंकि भारत मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। शासन का जो उत्तरदायित्व भाग था ये यही था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो शासन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, वह शासन का उत्तरदायित्व विहीन भाग था। अब भारत मंत्रियों को ही व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। तो इस तरह से उत्तरदायी और द्वैत शासन की जो शुरुआत होती है वो होती है 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि द्वैत शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? मॉन्टेग्यू को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, लियोनिल कार्टिस को, सर अलेक्जेंडर मूडीमैन को। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, लियोनिल कार्टिस को। फ्रेंड्स द्वैत शासन का जन्मदाता जो है वो लियोनिल कार्टिस था, क्योंकि सबसे पहले द्वैत शासन का प्रावधान क्या होगा, द्वैत शासन के संबंध में विचार जो है वो लियोनिल कार्टिस ने दिया है था, और इसी के आधार पर इसको द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न वही पूछा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी, लियोनिल कार्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि डायरकी नामक पुस्तक में द्वैत शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? मॉन्टेग्यू ने, लियोनिल कार्टिस ने, लॉर्ड कर्जन ने या सर जॉन शोर ने? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा लियोनिल कार्टिस ने। फ्रेंड्स आप ये जानिए कि डायरकी जो पुस्तक दिया है यह लियोनिल कार्टिस की पुस्तक है। आपसे सीधा पूछ भी सकता है कि डायरकी किसकी पुस्तक है, तो आप बता देंगे कि लियोनिल कार्टिस की है। और इसी पुस्तक में फ्रेंड्स लियोनिल कार्टिस ने सबसे पहले द्वैत शासन की संकल्पना को जो है विस्तार में प्रस्तुत किया था। अब बाद में इसी विचार को जो है 1919 के शासन में अपनाया गया, इसीलिए लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। और जो प्रश्न पूछा है कि डायरकी नामक पुस्तक में द्वैत शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, तो लियोनिल कार्टिस ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी लियोनिल कार्टिस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि द्वैत शासन की सफलता की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई? साइमन समिति, मूडीमैन समिति, हंटर समिति या नीमेज समिति? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मूडीमैन समिति। फ्रेंड्स द्वैत शासन की सफलता की जांच के लिए मूडीमैन समिति गठित की गई थी। इस समिति का गठन फ्रेंड्स 1924 में सर अलेक्जेंडर मूडीमैन के नेतृत्व में किया गया था, ताकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत
प्रांतों में शुरू गई जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसकी जांच की जा सके कि वास्तव में यह प्रणाली क्यों असफल हुई। तो द्वैध शासन की सफलता की जांच के लिए किस कमेटी को गठित किया गया था? तो मूडी मैन समिति को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, मूडी मैन समिति सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि द्वैध शासन प्रणाली की सफलता की जांच हेतु 1924 में गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? अब फ्रेंड्स देखिए, वहाँ पर पूछा है कि द्वैध शासन की सफलता की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, 7वां क्वेश्चन। और 8वें में देखिए वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया है कि द्वैध शासन प्रणाली की सफलता की जांच के लिए 1924 में जो कमेटी गठित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन या लियोनेल कार्टिस? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। अभी आपको ऊपर बताया गया फ्रेंड्स कि 1924 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली जो कि 1919 के द्वारा स्थापित की गई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष सर अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। तो वही प्रश्न पूछा हुआ है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है कि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अब ये नीचे कूट दिया गया, बताना है किसमें से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो फ्रेंड देखिए आइए चेक करते हैं इसको। पहला कहता है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो फ्रेंड देखिए अभी आपको ऊपर बताया गया है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है द्वैध शासन स्थापित किया गया, तो ये तो सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। फ्रेंड्स यह गलत है। गलत इसलिए है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसको कि हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 में इसका विस्तार किया गया था, इसमें सिखों को, यूरोपियों को सम्मिलित कर दिया गया था। लेकिन मुसलमानों के लिए जो लिखा गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है ये 1919 में नहीं हुई थी बल्कि 1909 में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय बना दिए गए थे। प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों की विधायिकाओं को दिया गया था। तो इस तरह से एक आप कह सकते हैं कि प्रांतों को विधायनी शक्ति हस्तांतरित की गई थी। तो तीसरा को जो विकल्प दिया गया है ये भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है? सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 1 और 3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की परंपरा कब बंद कर दी गई, या किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा? अब देखिए प्रश्न एक ही है फ्रेंड्स, दोनों को दो तरीके से पूछ लिया है। पहला कह रहा है कि भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की परंपरा कब बंद कर दी गई, और यहाँ कह रहा है कि भारतीय किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। यानी कि भारत से बंद किया गया तो ब्रिटिश से जाने लगा। तो दोनों को दो तरीके से पूछ लिया है। देखिए 1861 में, 1892 में, 1919 में या 1935 में। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 1784 के एक्ट के द्वारा जो है वो इंग्लैंड में नियंत्रक परिषद नामक संस्था बनाई गई थी, और इन नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था जो है वो 1793 के एक्ट के द्वारा कर दी गई। यानी 1793 से यह व्यवस्था थी कि नियंत्रक मंडल और उसके सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। फिर 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था, और उसके स्थान पर एक नया पद बना दिया गया था जिसको हम भारत सचिव के नाम से जानते हैं। अब भारत सचिव के कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बना दी गई थी, ये आपको बताया भी गया था। और फ्रेंड्स भारत सचिव और उसके परिषद को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था का प्रावधान भी 1858 के अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था।
अब इसी चीज़ को 1919 के अधिनियम के द्वारा बंद कर दिया गया और यह कहा गया कि 1919 के अधिनियम में कि अब से ब्रिटिश राजस्व से इनका वेतन दिया जाएगा, यानी कि भारत सचिव और उसके परिषद का वेतन जो है अब भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका वेतन कहाँ से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। वही प्रश्न यहाँ पूछा है कि भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, यह किस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई थी, 1919 के द्वारा। या यह पूछा गया है कि भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की परंपरा कब बंद कर दी गई, किस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था कर दी गई, तो 1919 के द्वारा की गई। भारत के राजस्व से देने की परंपरा बंद कर दी गई और ब्रिटिश राजस्व से देने की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का उत्तर यही होगा। अलग अलग भी पूछता है फ्रेंड्स इसका, और दोनों को हमने साथ ले दिया है, तो आप इसको अच्छे से देखे रहिएगा, जैसा प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, निम्न में से किसको या किनको उसमें सम्मिलित किया गया, मुसलमानों और पारसियों को, सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों को, केवल दलितों को, केवल किसानों को। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों को। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया। इसके बाद जो है 1919 के शासन अधिनियम में इसका विस्तार किया गया, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। मुसलमानों को तो पहले ही मिल गया था, अब जो है सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब प्रश्न वही पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और इनमें किसको शामिल किया गया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी 1919 के द्वारा किया गया और इसमें शामिल किया गया सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और यूरोपियों को। यहाँ मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि मुसलमानों को तो 1909 में ही शामिल कर दिया गया था। ठीक है, 1919 में सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियों को शामिल किया गया। तो वही प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के कार्यों में सहायता हेतु सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है सबसे पहले हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासन और नीति निर्माण में फ्रेंड्स भारत सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि ब्रिटेन में भारत सचिव के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा जिसे हाई कमिश्नर कहा गया और इसका उद्देश्य था कि भारत सचिव की सहायता करना। तो वही प्रश्न पूछा है कि एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। फ्रेंड्स प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यही पूछ रहा है कि जो द्वैत शासन सिद्धांत है जो प्रांतों में अभी मैंने बताया कि शुरू किया गया, इसका मतलब क्या है, ये क्या निर्दिष्ट करता है, ये क्या बताता है। तो ये बताता है फ्रेंड्स प्रांतों में जो है जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक हस्तांतरित विषय है, दूसरा आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से कार्य करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारत मंत्री शासन करते थे या भारत मंत्री कानून बनाते थे। तो इस तरह से प्रांतों को विषयों को जो है द्वैत शासन के अंतर्गत 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों को अलग अलग हाथों में सौंप दिया गया। यही था द्वैत शासन प्रणाली और प्रश्न यही पूछा हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी,
1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। 1919 के अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया था। यानी यह अधिकार सभी महिलाओं के लिए नहीं था, बल्कि शिक्षा और संपत्ति को महिलाओं को वोट देने का आधार बनाया गया। यानी जो शिक्षित थी, जो टैक्स देती थी, ऐसी महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी सीमित मात्रा में महिलाओं को वोट देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन यह भले ही सीमित मात्रा में हो फ्रेंड्स, लेकिन यह भारत में महिलाओं के लिए पहली राजनीतिक भागीदारी थी। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सभी महिलाओं को नहीं मिला था, बल्कि सीमित मात्रा में इस अधिकार को दिया गया था। तो वही प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, कि भारत में महिलाओं ने सर्वप्रथम अपने मताधिकार का प्रयोग कब किया? 1919 में, 1921 में, 1935 में या 1947 में? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1921 में। फ्रेंड्स, भारत में महिलाओं को मताधिकार देने वाला अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम 1919 था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन वास्तविक रूप से महिलाओं ने मतदान का प्रयोग पहली बार जो है 1921 में मद्रास प्रांत चुनाव में किया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है फ्रेंड्स कि मताधिकार जो था वो सीमित था, ये सभी महिलाओं को नहीं मिला हुआ था, और इसका आधार जो है संपत्ति और शिक्षा को बनाया गया था। लेकिन आगे चल करके 1926 में वायसराय की परिषद ने फ्रेंड्स औपचारिक रूप से महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाला एक कानून पारित किया, और इस वर्ष से पूरे भारत में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ। तो कहीं कहीं इसीलिए इसका उत्तर 1926 देता है। लेकिन जब 1926 वाला विकल्प दिया रहेगा तो 1921 नहीं दिया रहेगा, और अगर 1921 का दिया है तो 1926 नहीं दिया रहेगा। तो अगर प्रश्न में 1921 नहीं दिया है तो आपको विकल्प 1926 मारना है, अगर 1926 नहीं दिया है तो विकल्प में 1921 मारना है। तो यहाँ प्रश्न में 1921 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी 1921 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन था? इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, विश्व में सबसे पहले जो है महिलाओं को मताधिकार, वो भी सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने वाला देश जो था वो न्यूजीलैंड था। इसने जो है 1893 में ही अपने यहाँ महिलाओं को मताधिकार दे दिया। तो प्रश्न वही पूछा है कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश कौन था? तो उत्तर हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, न्यूजीलैंड सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है, यानी चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 के अधिनियम से ही हो गई थी, लेकिन वो जो है अप्रत्यक्ष था, आपको बताया भी गया था। तो यहाँ प्रत्यक्ष पूछा है, तो अगर पहले ये प्रश्न पूछे कि पहली बार निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो 1892 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली की, चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह चुनाव प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से हो रही थी, ये भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह भी सीमित मताधिकार पर आधारित थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को, सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि सीमित लोगों को, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। जैसे महिलाओं को सीमित मताधिकार मिला हुआ था, वैसे यहाँ भी सभी लोगों को सीमित मताधिकार मिला है। सीमित मताधिकार का मतलब कि जो उच्च शिक्षित हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि भारत में सभी नागरिकों को, जो 18 साल की उम्र का हो गया है, जो वयस्क हो गया है, बिना किसी भेदभाव के उसको वोट देने का अधिकार है। इसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। लेकिन जो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे वो व्यवस्था, यानी सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था वहाँ पर। वहाँ सीमित लोगों को ही वोट देने का अधिकार बना था। और यह वोट कौन देगा, इसका आधार क्या होगा? इसका आधार वही शिक्षा और संपत्ति को बनाया गया था। तो लेकिन भले ही सीमित लोगों को मताधिकार मिला हो फ्रेंड्स, लेकिन यह अधिनियम धीरे धीरे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की नींव रखने वाला पहला कदम था।
इसीलिए पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, अगर यह पूछे तो 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि 1919 के शासन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन रखे गए। तो फ्रेंड्स देखिए यह कथन तो सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के अधीन रखे गए, ये आपको भी ऊपर बताया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था, ये भी कथन सही है फ्रेंड्स। इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था। जो प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, आरक्षित विषयों पर तो गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए थे और हस्तांतरित विषय जो है भारत मंत्रियों के अधीन थे। अब भारत मंत्रियों को ही व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, तो इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, यह कथन भी सही है। देखिए तीसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यही गलत है फ्रेंड्स। इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो हुई जैसा कि ऊपर बताया गया, लेकिन वह जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, वह सीमित मताधिकार के आधार पर थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों को वोट देने का अधिकार था। और वोट देने का आधार क्या बनाया गया था? शिक्षा और संपत्ति को, यानी जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास बहुत संपत्ति होगी, टैक्स देते होंगे, ऐसे लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था, सभी को नहीं दिया गया था। तो यहाँ जो सार्वभौम लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यही गलत है। तो इसीलिए सी वाला गलत है। डी वाला जो है इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई, ये सही है कि इस 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया और सबसे पहले 8 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत हुई। तो ये डी वाला भी सही है। तो ए बी डी ये तीनों सही हैं, गलत कौन सा है? सी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किया गया था। 1919 के अधिनियम में फ्रेंड्स केंद्र और प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही गई थी और इसका उद्देश्य था कि सिविल सेवा भर्ती और चयन को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाए। अब प्रश्न वही पूछा है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, भारत शासन अधिनियम 1919 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार कब हुआ? 1919 में, 1921 में, 1926 में या 1935 में? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1926 में। फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस एक्ट के द्वारा हुआ? अगर यह पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ। लेकिन 1919 के शासन में यह प्रावधान किया गया था, तुरंत स्थापित नहीं हो गया था। यह स्थापित हुआ 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। तो प्रश्न जो पूछा हुआ है कि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? पहली बार तो 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो उन्हें दिया है विकल्प में 1926, तो हमारा उत्तर 1926 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? साइमन कमीशन, ली आयोग, मूडी मैन समिति या हंटर आयोग? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ली आयोग। फ्रेंड्स भारत में लोक सेवा आयोग का गठन जो है ली आयोग या इसी को रॉयल कमीशन कहते थे, इसी की सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग ने फ्रेंड्स 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को सर रासबर्गर की अध्यक्षता में पहला लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स कई क्वेश्चन बन रहे हैं। किस एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ? 1919 के एक्ट के द्वारा। कब स्थापित हुआ? 1926 में। किस समिति की सिफारिश पर आधारित हुआ? ली आयोग की समिति की सिफारिश पर आधारित हुआ। तो जैसा प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप अपना उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, रासबर्गर, के कृपलानी? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, रासबर्गर।
भारत में जो प्रथम लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ था फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, उसके अध्यक्ष जो है रासबर्गर थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी रासबर्गर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रासबर्गर, एच.के. कृपलानी, एस. राधाकृष्णन, सी. राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, एच.के. कृपलानी। फ्रेंड्स देखिए भारत के पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो अभी आपको बताया गया रासबर्गर थे, लेकिन जब स्वतंत्र देश हो गया, जब भारत आज़ाद हो गया, तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो एच.के. कृपलानी थे। इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1947 से लेकर के 13 जनवरी 1949 तक था। तो यानी जब देश आज़ाद हुआ तो यही जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो प्रश्न आपका पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो एच.के. कृपलानी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1927 ईस्वी में। फ्रेंड्स साइमन कमीशन का गठन जो है वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। यह आयोग फ्रेंड्स 7 सदस्यीय आयोग था और इसके जो 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे और सातों के सातों अंग्रेज होने के कारण जो है इस आयोग को श्वेत आयोग या श्वेत कमीशन भी कहा गया। और इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के जो कामकाज है उसकी समीक्षा करना और उसमें आगे क्या सुधार हो सकते हैं इसकी सिफारिश करना। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926 ईस्वी में, 1927 में, 1928 में या 1929 में? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1928 ईस्वी में। फ्रेंड्स साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था और आया 1928 में। तो दोनों प्रश्न की बारीकियों को आप समझिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? जल्दबाजी में आप 28 भी लगा सकते हैं उत्तर, जल्दबाजी में आप 27 भी लगा सकते हैं। तो प्रश्न जो पूछा है उसी को देख के उत्तर लगाइए आप। साइमन कमीशन भारत कब आया? 28 में, यहाँ 27 लगाने की जरूरत नहीं है। साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 1927 में, वहाँ 28 लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसा प्रश्न पूछे उसी के अनुसार उत्तर दीजिएगा। गठन भले ही इसका 27 में हो गया था, लेकिन यह पहुंचा जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। और जब ये मुंबई में पहुंचा फ्रेंड्स तो इसका बहुत विरोध हुआ, लोगों ने इसके काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, 1928 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था को अधिरूपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। फ्रेंड्स 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाना था। बटलर समिति को फ्रेंड्स भारतीय रियासत समिति के रूप में भी हम जानते हैं और इसकी नियुक्ति 1927 में ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच वित्तीय और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स समिति का उद्देश्य था कि भारतीय शासकों और उनकी प्रजा की चिंताओं को दूर करना और ब्रिटिश क्राउन और रियासतों के बीच एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध को बढ़ावा देना था, जिससे कि ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत किया जा सके। और इस समिति की अध्यक्षता सर हरकोट बटलर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम बटलर कमेटी रखा गया। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन एक संस्तुति नहीं की गई थी? भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होगी, संसद द्विसदनात्मक होगा, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। फ्रेंड्स नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में पेश की थी, जिसको कि हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से कहा गया था कि डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी कि भारत को जो है अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, जिसको जो पहला कथन कह रहा है कि भारत को अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाए, ये सही है। दूसरा इसमें कहा गया कि केंद्र में जो है मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए,
यानी धर्म के आधार पर जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जाना चाहिए। संसद जो है वो द्विसदनात्मक हो, ये इसकी मांग थी। लेकिन जो चौथा विकल्प कह रहा है कि सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, इसकी मांग इसमें नहीं की गई थी। सिंध को अलग मुस्लिम प्रांत बनाने की मांग जो है बाद में मुस्लिम लीग और जिन्ना की 14 सूत्री मांग में रखी गई थी फ्रेंड्स, न कि नेहरू रिपोर्ट में। और जो ये लिखा गया है यही गलत है, तो हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी, सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, उसमें जो कई मांगे जो है उसमें उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी। जैसे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, केंद्र में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए, धर्म के आधार पर अलग निर्वाचिका को समाप्त किया जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें थी। और इसमें जो मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों की जो बात कही गई थी कि मौलिक अधिकारों का व्यवस्था की जाए, तो यह व्यवस्था जो है आगे चलकर के भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें भी मौलिक अधिकारों की गारंटी आपको दी गई संविधान के द्वारा। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। वर्तमान समय में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और इस मौलिक अधिकार को समाविष्ट करने का जो उल्लेख किया गया था वो नेहरू समिति की रिपोर्ट में किया गया था कि सब लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा है कि कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार। लेकिन यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न पूछे कि मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है 1928 के नेहरू रिपोर्ट से नहीं लिए गए हैं। इसका प्रावधान, इसका स्रोत जो है वो अमेरिका का संविधान उत्तर होगा। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि नेहरू समिति की रिपोर्ट में किसकी चर्चा की गई थी जिसको कि आगे चल करके संविधान में लिया गया। तो अब उत्तर हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगर नेहरू समिति रिपोर्ट को दे करके प्रश्न पूछेगा तब ये उत्तर सही होगा। लेकिन अगर सीधा ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से संविधान से प्रेरित हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोनों के अंतर को आप समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की रिपोर्ट ने समर्थन किया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे। 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों का उल्लेख था। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। फ्रेंड्स अभी आपको ऊपर बताया गया कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। इसको छोड़ करके जो तीनों दिए हैं 1935 का, 1940 का, 1942 का क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, इन सब में मौलिक अधिकारों के विषय में कुछ नहीं कहा गया था। इसलिए हमारा उत्तर जो सही होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? 1925 में, 1926 में, 1936 में या 1929 में? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1929 में। फ्रेंड्स 1928 में नेहरू प्रस्ताव आया, लेकिन उसमें जो है डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता न दिया जाए, बल्कि ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहते हुए कुछ निश्चित क्षेत्रों में हमको आज़ादी दी जाए। यह मांग की गई थी नेहरू की रिपोर्ट में। लेकिन नेहरू प्रस्ताव को जो है वो अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस ने अपना जो है दृष्टिकोण बदल लिया। 1929 में अब उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करना शुरू कर दिया। 1929 में कांग्रेस का एक बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो जो प्रश्न ये पूछा है कि कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया, तो 1929 में निर्धारित किया। पहली बार 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके पहले तो डोमिनियन स्टेट की मांग हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की?
गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और भारत को पूर्ण आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के किनारे जो है कांग्रेस का एक बैठक होता है। उस बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसी में जो है भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा कि अब हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। और हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। भले ही हम आज़ाद नहीं हुए हैं, लेकिन हम 26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जगह जगह प्रभात फेरी निकालेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, उनको स्वतंत्रता के मूल्य को बताएंगे कि स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, और ताकि इससे जो है भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए जो है ये प्रस्ताव जो है 1929 में ही पास हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और फ्रेंड्स यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, फिर 31 मनाया, 32 मनाया, ऐसे मनाते हुए चले आए। लेकिन जब हम आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गए, अब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो 26 जनवरी से जो हम स्वतंत्रता दिवस मना चले आ रहे थे, ये दिन को लोग भूलते जा रहे थे। तो इसको महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, इसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, उसको 2 महीना के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सिर्फ इसी डेट की ऐतिहासिकता, इसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि संविधान लागू हो सकता था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन तब अगर लागू हो जाता तो 26 जनवरी को लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। और उसका संबंध यही से जुड़ा हुआ है कि भारत को पूर्ण आज़ादी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1929 में की थी। कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए? 1, 3, 2 या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 3। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से संवाद के लिए फ्रेंड्स लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो वही प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? तो उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32 का बी, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, क्योंकि भारतीय संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। जैसे प्रांतीय स्वायत्तता की बात हो, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा हो, रिजर्व बैंक, लोक सेवा आयोग, ये अधिकांश व्यवस्थाएं जो है वो 1935 के भारतीय संविधान से ही ली गई हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। फ्रेंड्स 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो इसलिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग जो है वो यहीं से लिया गया है, तो इसलिए भारतीय संविधान का एक प्रमुख और सबसे बड़ा स्रोत है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1935 का अधिनियम। फ्रेंड्स 1935 का अधिनियम जो है वो प्रस्तावना विहीन था, यानी इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसको छोड़ करके जो बाकी तीनों दिए गए उसमें प्रस्तावना थी। तो हमारा उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था वो होगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था या भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फ्रेंड्स भारत में संघीय सरकार की स्थापना का जो प्रस्ताव था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में तक किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय संघ की एक परिकल्पना की गई थी फ्रेंड्स, जिसमें प्रांतों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और रियासतों को सम्मिलित किया जाना था। हालांकि अधिकांश रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इसीलिए संघीय ढांचा वास्तव में लागू नहीं हो पाया। यानी कि जिस संघीय ढांचे की कल्पना जो है इस अधिनियम के द्वारा की गई थी वो साकार नहीं हो सका। लेकिन उसका प्रावधान जो था, यानी अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो था वो 1935 की भारतीय शासन अधिनियम में था। वही प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों को विभाजन जो है वो सूचियों के माध्यम से की गई थी। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ बांटने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई थी, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, राज्य सूची या प्रांत सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को था और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था, यानी केंद्र और राज्य दोनों को था। लेकिन फ्रेंड्स एक अवशेष सूची या अवशिष्ट सूची की भी कल्पना की गई थी कि अगर कोई विषय इनमें से किसी भी सूची में न हो, यानी कोई विषय सामने भविष्य में ऐसा आए जो न केंद्र सूची में हो, न राज्य सूची में उसका उल्लेख हो और न ही समवर्ती सूची में उल्लेख हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर शक्ति किसको दी जाए? तो उसके विषय में प्रावधान किया गया था कि अवशेष विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। और वही प्रश्न पूछा है कि अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यात्मात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रबंध किया? तो फ्रेंड देखिए आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर होगा डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। फ्रेंड्स ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और इस संघ का निर्माण जो है तत्कालीन जो है ब्रिटिश प्रांत जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासत थे उनको मिलाकर किया जाना था। यानी कि प्रांतों को, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को, देशी रियासतों को मिला करके जो है एक अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो यही व्यवस्था की गई थी, इसको छोड़ करके तीनों व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। तो हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स कि 1935 के अधिनियम में उल्लिखित अखिल भारतीय संघ क्यों स्थापित नहीं हो सका? अंग्रेजों के विरोध के कारण, भारतीय नेताओं के विरोध के कारण, देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण या प्रांतों की असहमति के कारण? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण। अभी फ्रेंड्स ऊपर आपको बताया गया कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है वो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को और देशी रियासतों को सम्मिलित होना था। लेकिन देशी रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जिसके कारण से अखिल भारतीय संघ का रूप जो है साकार नहीं हो सका। तो जो प्रश्न पूछा है कि अखिल भारतीय संघ क्यों नहीं स्थापित हो सका, उसका उत्तर यही होगा सी, कि देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फ्रेंड्स केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। 1919 के अधिनियम में, जिसको कि हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, उसमें द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया था
अब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर जो है वो अपने परिषद के माध्यम से कानून बना था, और हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्री जो है वो कानून बनाते थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और वही द्वैध शासन उठा करके केंद्र में लगा दिया गया। अब केंद्रीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कानून बना था अपनी परिषद के माध्यम से, और हस्तांतरित विषयों पर जो भारत मंत्री थे वो लोग कानून बनाते थे। तो जो व्यवस्था प्रांतों में 1919 के शासन अधिनियम द्वारा लगाया गया था, उस व्यवस्था को 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया। यानी केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत हो गई। और ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। तो वही प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, या 1947 के अधिनियम के द्वारा? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स आपको बताया गया अभी ऊपर कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। अब इस प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली को जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसको उठा करके केंद्र में लगा दिया गया। तो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। फ्रेंड्स प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन था, लेकिन 1935 के अधिनियम ने इसे समाप्त करके प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। प्रांतों में अब मंत्रिमंडल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। 1935 के इस प्रावधान के आधार पर फ्रेंड्स 11 प्रांतों में 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कि कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है वो 1935 के अधिनियम से हो जाती है। प्रश्न वही पूछा है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई। क्वेश्चन नंबर 42 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? द्वैध शासन, स्वायत्त शासन, प्रत्यक्ष शासन, या सैन्य शासन? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, स्वायत्त शासन। अभी आपको बताया गया फ्रेंड्स ऊपर कि प्रांतों में स्वायत्तता लागू हुई किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। वही प्रश्न यहाँ पूछा है कि 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार शासन स्थापित हुई? तो स्वायत्त शासन स्थापित हुआ, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बी, स्वायत्त शासन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित किया जाना? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। फ्रेंड्स 1935 के भारत शासन अधिनियम में देश के लिए एक लिखित संविधान होगा ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसलिए यह गलत है। इसको छोड़ करके जो तीनों व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सही हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि के बारे में इसमें बताया गया था। एक संघ के बारे में, योजना के बारे में बताया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ स्थापित होगा। अब विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित मतलब मनोनीत किया जाएगा, यानी विधानमंडल में कुछ निर्वाचित सदस्य होंगे, कुछ मनोनीत सदस्य भी होंगे। तो विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित यानी मनोनीत किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान था। लिखित संविधान के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। वही प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त, और यह शक्ति फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था जब संघीय विधानमंडल की बैठक न चल रही हो, और यही चीज़ स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति को है कि जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति अपने आदेश से कानून बना सकता है, जिसको कि हम अध्यादेश कहते हैं। तो प्रश्न वही पूछा है कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है वो किस अधिनियम से प्रेरित है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद की समाप्ति हुई? 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, या 1909 का अधिनियम? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1935 का अधिनियम। फ्रेंड्स भारत परिषद की स्थापना जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी, ये आपको पहले ही बताया गया है। यह परिषद फ्रेंड्स ब्रिटेन में भारत सचिव की सहायता के लिए बनी थी, लेकिन इसकी समाप्ति जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कर दी गई। अगर प्रश्न यह पूछे कि भारत परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। अब भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी, 1935 का अधिनियम सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के माध्यम से किया गया था? 2, 3, 4, 5? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 3 सूचियों के माध्यम से। फ्रेंड्स 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करने के लिए सूचियां बनाई गई थी, और 3 सूचियां बनाई गई थी। ऊपर अभी आपको ऊपर बताया भी गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 59 विषय रखे गए थे, प्रांतीय सूची पे 54 विषय रखे गए थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को था, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था, यानी केंद्र और राज्य दोनों को था। तो इस तरह से 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे में उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। फ्रेंड्स भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया वह मूल रूप से 1935 के अधिनियम से ही प्रेरित। जिस तरह से 1935 के अधिनियम में 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसी तरह से भारतीय संविधान में भी केंद्र और राज्यों के बीच जो है संविधान के द्वारा सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ भी केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को है या राज्य सरकारों को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं वो व्यवस्था जो है 1935 के संविधान में था। तो इसीलिए कहा गया कि यह जो है किस योजना पर आधारित है, तो ये 1935 की योजना पर आधारित है, यह प्रावधान यहीं से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया था? 4, 5, 6 या 8? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 6। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फ्रेंड्स 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किए गए थे। ये प्रांत थे बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। इन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किए गए थे, और इसको छोड़ करके जो 5 अन्य प्रांत बचते हैं वहाँ पर विधानमंडल एक सदनात्मक था। तो जो प्रश्न पूछा है कि कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल 1935 के द्वारा स्थापित किए गए थे, तो उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? 1935 के भारत अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, या ऑस्ट्रेलियाई संविधान से? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1935 के भारत अधिनियम से।
फ्रेंड्स, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा फ्रेंड्स गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कि प्रांतों में गवर्नर जो है केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को संघ की रक्षा के उद्देश्य से कोई भी आदेश जारी कर सकता था। संघ द्वारा प्रांतों को निर्देश देना इस अधिनियम को भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया गया है। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अब कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। फ्रेंड्स, पहले कथन के अनुसार तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यह कथन एकदम सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत में सुशासन, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर चर्चा हुई और इन्हीं चर्चाओं के आधार पर फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 को तैयार किया गया और पारित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये प्रावधान भी फ्रेंड्स एकदम सही है। 1935 के अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई। इसमें ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो सब शामिल होने थे। हालांकि रियासतों की असहमति के कारण यह संघ वास्तव में लागू नहीं हो पाया, लेकिन दोनों कथन सही हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है फ्रेंड्स कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यही विशेषता 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं थी। इसको छोड़ करके बाकी तीनों विशेषताएं थी। एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ, ये भी सही है। और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके इसको केंद्र में लगाया गया, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। यह प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे। ऊपर आपको बताया गया था कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को दिया गया था। तो अवशिष्ट विषयों पर भारतीय गवर्नर कानून बना सकता था। तो इस तरह से जो बी है वो गलत है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1935 का अधिनियम। फ्रेंड्स, संवैधानिक निरंकुशता शब्द का प्रयोग विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए किया जाता है, क्योंकि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन तो दिया, लेकिन केंद्र स्तर पर गवर्नर जनरल के पास असाधारण शक्तियाँ रखी, जैसे वीटो, आपात शक्तियाँ, अध्यादेश आदि। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिखावे के लिए संविधान, विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता की चर्चा की गई, लेकिन असली शक्तियां गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार के हाथों में सुरक्षित रखी गई। इसीलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता की संज्ञा दी गई, और जो कि वही हमारा प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी, 1935 का अधिनियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है फ्रेंड्स कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह के प्रतिक्रिया के रूप में आया था। इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक शक्तियां समाप्त हो गई। दूसरा है कि 1907 का भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम जिसे हम कहते हैं, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतीय स्वायत्तता की प्रावधान। अब इसमें छांटना है कि 1, 3, 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है।
तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4 सही है। फ्रेंड्स 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह के प्रतिक्रिया स्वरूप लाया गया था और इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक शक्तियां समाप्त हो गई थी। यह बिल्कुल सही है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दूसरा कथन है फ्रेंड्स कि 1907 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी मार्लो मिल्टो अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। यह गलत है फ्रेंड्स। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अधिनियम 1909 में आया था, जिसे कि हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं या 1909 का भारत अधिनियम कहते हैं। 1907 में कोई अधिनियम नहीं आया था। जो अधिनियम आया था 1909 में आया था और उसी के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और यहाँ 1907 दिया है, इसलिए कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यह सही है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, अभी आपको ऊपर बताया भी गया, तो यह सही है। और चौथा जो कथन कहा रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही थी, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था इसमें, यह कथन भी सही है। तो कुल मिलाकर के दूसरा वाला जो गलत है 1, 3, 4 सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वर्मा को जो है, जिसको कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेश इसको बना दिया गया। तो पहले वर्मा जो है भारत में ही था, 1935 के एक्ट के द्वारा ही इसको जो है भारत से अलग किया गया। वही प्रश्न पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया, तो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रेंड्स कि वर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1935, 36, 37 या 1939? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1937 में। फ्रेंड्स वर्मा जो है वो भारत से अलग 1937 में हुआ। तो अगर सन पूछे कि किस सन में अलग हुआ तो 1937 में। अगर एक्ट पूछे कि किस एक्ट के द्वारा वर्मा अलग हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। तो जैसा प्रश्न पूछे उसी के अकॉर्डिंग उत्तर दिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सी, 1937 सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1935 का अधिनियम। फ्रेंड्स भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ वो 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स दिल्ली में रखा गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो ये प्रश्न पूछा है कि संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 57 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? 35 में, 37 में, 1946 में या 1947 में? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1937 में। फ्रेंड्स भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई, लेकिन यह किस वर्ष स्थापित की अगर ये पूछे तो यह जो है 1937 में स्थापित हुई। अभी आपको बताया गया ऊपर कि 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय भारत में स्थापित कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो प्रश्न पूछा है किस वर्ष किया गया, तो 1937 में। क्वेश्चन नंबर 58 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड्स कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर रासबर्गर, सर मॉरिस गुएर, सर जॉन शोड, सर एलेक्जेंडर मूडीमैन? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सर मॉरिस गुएर। फ्रेंड्स 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे और संघीय न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गुएर थे, जो कि प्रश्न पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी, सर मॉरिस गुएर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, यह प्रसिद्ध कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, अर्थात इसमें अधिकार और संस्थाएं तो दे दी गई थी लेकिन वास्तविक शक्ति नहीं थी। गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास इतनी शक्तियां थी कि पूरा संविधान निरर्थक हो गया। तो इसीलिए इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी पंडित जवाहरलाल नेहरू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह स्टेटमेंट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है फ्रेंड्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा क्योंकि इस अधिनियम में संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता जैसी बातें तो थी लेकिन वास्तविक सत्ता जो है गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। भारतीय नेताओं ने इसे सुधार के बजाय गुलामी को मजबूत करने वाला अधिनियम बताया। तो जो ये प्रश्न पूछा है कि गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा 1935 के अधिनियम को? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 61 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी मोहम्मद अली जिन्ना ने। फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। उन्होंने अधिनियम की संघीय संरचना और केंद्रीय शक्तियों की आलोचना किया। उनका मानना था कि अधिनियम भारतीयों को वास्तविक अधिकार नहीं देता है और ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ बनाए रखता है। तो इसी संबंध में इन्होंने इसको पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। क्वेश्चन नंबर 62 का बी मोहम्मद अली जिन्ना सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। 1935 की अधिनियम के तहत गठित संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत 1937 में कुल 11 प्रांतों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम के बारे में जितने कथन कहे गए सबके सब सत्य हैं। इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, यह कथन सही है। इसमें 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग थे, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम के तहत गठित संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, ये भी सही है। 1935 के तहत जो संघीय न्यायालय गठित की गई थी भारत में, ये भारत की सबसे बड़ी अदालत थी। भारत में इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती, लेकिन इसके निर्णय के खिलाफ आप इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो यह कथन सही है। इस अधिनियम के तहत 1937 में कुल 11 प्रांतों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए, ये भी सही है, ऊपर आपको बताया गया। तो इस तरह से हमारा सभी कथन सही हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 का डी उपरोक्त सभी सही है। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं, ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स, ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।